नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास की आज एक महत्वपूर्ण लेक्चर में। आशा करता हूं आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। और सिर्फ हम किसी चीज़ को याद करना, उसको बार बार रिवीजन करना नहीं। अगर किसी भी बात को आप एज अ स्टोरी अगर किसी चीज़ को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो मैं कहता हूं आपको बहुत लंबे समय तक वो चीज़ याद रहती है। आज ठीक इस कहानी में, आज भारतीय इतिहास के एक मध्यकालीन युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। और आज इस मध्यकालीन इतिहास की कहानी को कुछ इस प्रकार हम पन्नों में गढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास से पहले भी हमने प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन किया। उसमें भी हमने देखा, मौर्य काल देखा, मौर्योत्तर काल देखा, उसके बाद गुप्त वंश देखा, काफ़ी सारे वंश उसमें चले थे। ये तो मैंने आपको मुख्य मुख्य बताए हैं। लेकिन उस समय भी ही राजतंत्र था। उस समय भी लोग और राजा अपने साम्राज्य की विस्तार करने के लिए किसी से भी लड़ झगड़ते थे। लेकिन यही परंपरा भी आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास में देखेंगे कि सिर्फ अपने राज्य के लिए, अपने शासन के लिए वो अपने बेटों को, अपने पुत्रों को, अपने भतीजों को भी नहीं बख्शते थे। सिर्फ उनको एक ही लालसा थी कि उनका राज्य पर शासन करना और राज्य की सीमा का विस्तार करना। दोस्तों, इसी के कारण मध्यकालीन इतिहास कुछ लंबा नहीं रहा। और मध्यकालीन इतिहास की अगर बात की जाए तो उसमें भी पूर्ण रूप से मुसलमानों का ही शासन था। आप लोग अगर देखेंगे तो मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले अरबों ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया। और जो कुछ भी मैं ये बोल रहा हूं ना, आपके सामने ये बोर्ड पर लिखा हुआ है कि अरबों ने सर्वप्रथम 712 ईस्वी में दोस्तों भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में यह सर्वप्रथम युद्ध लड़ा गया। और दोस्तों, अरबों के बाद में तुर्की साम्राज्य भारत में प्रवेश हुआ। और जब तुर्की आक्रमण हुआ तो उस समय महमूद गजनवी जी आए और उन्होंने इस भारत देश पर 17 बार आक्रमण किया। सोचो, एक युद्ध होने के बाद देश की या राज्य की क्या स्थिति रह जाती है। अगर जिस देश पर 17 बार आक्रमण हुआ हो, उस देश की क्या स्थिति होगी। दोस्तों, आज हम सिर्फ इस भारत, आधुनिक भारत की नहीं, आज मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं। आप लोग देखो इस भारत की दुर्दशा उस समय क्या हुई होगी कि जिस तुर्की शासक ने, जिसका नाम महमूद गजनवी था, उसने 17 बार आक्रमण किया 1025 ईस्वी में। आज गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जहां लाखों पर्यटक सिर्फ दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसको भी इसने तोड़वा दिया, उस पर भी इसने आक्रमण किया। दोस्तों, महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी भारत में प्रवेश हुआ। वह भी नहीं माना। उसने भी 1175 ईस्वी में सर्वप्रथम मुल्तान, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, उस पर अटैक किया। दोस्तों, उनका युद्ध करने का जो नतीजा था ना, कभी नहीं थमा। सदा युद्ध करने की लालसा और राज्य की सीमा का विस्तार इनका प्रमुख उद्देश्य था। आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी जी थे, वो तुर्क साम्राज्य के संस्थापक थे। और एक बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी से युद्ध किया। सिर्फ यह युद्ध ऐसा ही नहीं था, यह भी राज्य विस्तार, क्षेत्रीय विस्तार और राजतंत्र पर आधारित था। गौरी जी चाहते थे कि मैं भी संपूर्ण भारत पर राज्य करूं। संपूर्ण भारत के जो अलग अलग राजतंत्र हैं, जो अलग अलग रियासत हैं, उन पर मैं शासन करूं। इसी पर्पज से उन्होंने, मोहम्मद गौरी जी ने पृथ्वीराज चौहान पर युद्ध किया सन 1191 में, जिसको आज हम पढ़ते हैं तरायन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी ने गौरी को बुरी तरह हराया। दोस्तों, लेकिन गौरी कहाँ हार मानने वाला। गौरी ने कहा, हे पृथ्वीराज, तुमने मुझे तराइन के प्रथम युद्ध में हरा दिया है,
तो अब भी मैं दोबारा से आपको चैलेंज करता हूं और फिर मुझसे आप एक बार युद्ध लड़िए। तो दोस्तों, 1192 ईस्वी में तुरंत दूसरी साल तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है, जिसमें गौरी विजयी रहता है और पृथ्वीराज चौहान जी की हार हो जाती है। लेकिन कभी उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी जी थे, जिनकी सेना का नेतृत्व करते थे, जो उनकी सेना को संभालते थे। बख्तियार खिलजी ये भी पीछे नहीं रहे, इन्होंने भी पूर्वी भारत का अभियान शुरू कर दिया। और पूर्वी भारत पर अभियान का मतलब था कि जितने भी पूर्वीय क्षेत्र में राज्य थे, रियासत थी, उन सभी पर उनका अटैक करना, उन सभी राज्य रियासतों को अपने सीमा के अधीन उनको मिला लेना। और उसने पूर्व में स्थित नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट करवा दिया दोस्तों, जो आज हमारे लिए, हमारे पूर्वजों की, जो इस देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, उनकी निशानी थी। और इन लोगों ने, इन अरबों और तुर्कों ने विदेशों से आकर के हमारे देश की संपत्ति को नष्ट किया है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि उसके बाद भी जब गौरी चला गया और गजनवी चले गए, तब उसके बाद में भी दिल्ली सल्तनत चली थी। और दिल्ली में सर्वप्रथम सबका सबसे ज्यादा राज्य मुसलमानों ने ही किया था, क्योंकि उसमें दिल्ली सल्तनत में जितना भी शासन चला 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। और इस दिल्ली सल्तनत में संपूर्ण मुस्लिमों का राज्य रहा, जिसमें अफगानी भी थे, तुर्की भी थे, कुछ वंश थे जिन्होंने लगातार दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों, तुर्की और अफगानी वंशों ने लगातार शासन किया इस देश पर, इस दिल्ली की गद्दी पर। उसका प्रभाव ये रहा कि 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक इस देश की समस्त नागरिकों को, इस देश के लोकल रियासतों के लोगों को भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ना पड़ा। उस देश के, उस समय के लोगों से पता नहीं क्या बीत रही होगी। उन लोगों से जजिया कर न जाने किन प्रकार के टैक्स उनसे लिए जाते थे, किन प्रकार के कार्य उनको किए जाते थे। उस समय की बात उन्हीं लोगों को पता होगा। लेकिन आज हम उनके पहलुओं को कुछ इन कागजों के थ्रू, इस इतिहास के थ्रू आज हम उनकी जीवन शैली को याद कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में जब गौरी जी और मोहम्मद शेख गजनवी जी जब यहाँ से मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद में दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले गुलाम वंश का शासन प्रारंभ होता है। गुलाम वंश, इसके जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक माने जाते हैं, इनका नाम लाख बख्श भी है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अंतिम तुर्की जो मोहम्मद गौरी जी थे ना, उन्हीं के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी थे। तो इसलिए गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश करके अपना शासन आगे बढ़ाया। और गुलाम वंश को दोस्तों एलवरी, मामलुक, दास वंश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को दूसरे नाम लाख बख्श से भी लोग पहचानते हैं। कुतुबुद्दीन ने कुछ कार्य किया, हाँ मानता हूं, कुछ कुतुबुद्दीन ने अच्छा काम किया। जैसे उन्होंने दिल्ली में आज हम कुतुब मीनार को देखते हैं, तो संपूर्ण कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। उसके बाद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अजमेर की अडाई दिन का झोपड़ा भी उन्होंने ही बनवाया। दोस्तों, अंत में 1210 ईस्वी में घोड़े पर चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है।
और उसके बाद आप लोग जानते हैं राजतंत्र था, तो राजतंत्र में बेटे का ही आधिपत्य होता था पिता की मृत्यु के बाद। लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, उनका पुत्र इल्तुतमिश राजगद्दी पर बैठ जाता है और राजगद्दी पर बैठने के बाद अपने शासन का संचालन करना प्रारंभ कर देता है। और उसके बाद में इल्तुतमिश की अगर कहानियों को हम अध्ययन करें तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण जो पूरा नहीं हो पाया था उसको भी उसने बाद में पूरा कर दिया। और दोस्तों, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया जिसको तुर्कान चहलगामी या चालीसा कहते थे। दोस्तों, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। उसने दिल्ली में एक मदरसे का भी निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था लागू की और जीतल तथा टंका नामक सिक्के भी चलाए। दोस्तों, पहले जीतल के सिक्के चलते थे। जीतल जो है तांबे का सिक्का हुआ करता था और टंका जो है चांदी का सिक्का हुआ करता था। तो पहले जीतल और जो टंका थे वो चांदी अर्थात तांबे के जो सिक्के थे सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ही चलाए। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं कि इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली तथा अंतिम महिला शासिका थी जिसने 1236 ईस्वी में दिल्ली की शासिका। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में मुख्य अवधारणा यह रही कि इल्तुतमिश की पुत्री रजिया ने 1236 ईस्वी में स्वयं महिला के होने के नाते अपने राज्य का भार उसने अधिग्रहण किया। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से रजिया जी का विवाह हुआ और वर्ष 1940 में रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह, मसूद शाह और नासरुद्दीन महमूद ने क्रमशः शासन किया। अर्थात रजिया के बाद रजिया की मृत्यु 1240 में हो जाती है, लेकिन रजिया की मृत्यु के बाद 3 शासक और रहे जिसमें बहराम शाह, मसूद शाह और नासरुद्दीन महमूद थे। तीनों ने शासन किया, लेकिन 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाने के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत में नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना में सफल हुआ। नासिरुद्दीन अहमद की मृत्यु के बाद बलबन अपने शासन करने में सफल रहा, जिसने बलबनी वंश की स्थापना की। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर एवं लौह रक्त की नीति का पालन किया। दोस्तों, उस समय राजतंत्र था, राजा प्रमुख था। राजा के विरुद्ध अगर कोई भी आवाज उठाता था तो राजा डायरेक्टली उसे लोहे रक्त की नीति अर्थात उसको अगर उससे कुछ अपराध हो जाता है तो या तो उसको मृत्यु दंड देता था या उसको कुछ कठोर से कठोर दंड देता था। बलबन ने स्वयं जिले इलाही की स्थापना की, अर्थात स्वयं को उन्होंने जिले इलाही बताया। बलबन की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का उदय हुआ। दोस्तों, इस प्रकार आज हमने गुलाम वंश अर्थात मामलूक वंश अर्थात दास वंश का अध्ययन किया। आशा करता हूँ आप लोग कुछ समय के लिए मेरे वाणी के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश किए होंगे और आपको मध्यकालीन इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं के बारे में जानकारी रही होगी, क्योंकि हम वर्तमान में जानते हैं सब कुछ, लेकिन अतीत में हमें बहुत कम मालूम होता है। आज मैं आपको अतीत में लेके गया और मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पन्नों का हमने अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि इस देश पर 712 ईस्वी में, आज 2023 है, लेकिन 712 में अरबों ने आक्रमण किया, फिर तुर्की ने आक्रमण किया। तुर्कों के आक्रमण के बाद इसमें मोहम्मद गौरी गजनवी दोनों रहे और फिर इन लोगों ने देश के लिए अच्छा ज़्यादा नहीं किया, बुरा ज़्यादा किया। क्योंकि रीज़न ये था कि गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को तोड़वा दिया, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे स्थानों को तोड़वा दिया। हाँ, कुछ शासक थे जिन्होंने अच्छा किया, जैसे आप लोग देख सकते हैं अभी गुलाम वंश में देख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने कुतुब मीनार बनवा दी, कुब्बतुल इस्लाम बनवा दी, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। तो ऐसे कई और भी शासक हुए हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है, इस देश की ऐतिहासिक धरोहरों के लिए कुछ किया है और कुछ ऐसी निशानी भी देश के लिए छोड़ के गए हैं कि आने वाली जनरेशन भी उसको आज भी देखती है। आप देख सकते हैं शाहजहां द्वारा निर्मित
ताजमहल, है ना। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जिनका निर्माण इन लोगों ने करवाया। तो दोस्तों बस आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप लोगों को बोरिंग फील हुआ होगा या कैसा फील हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।